हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स। गाइज, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज के इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है व्यंजन। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी व्याकरण में अब तक हमने वर्णमाला को पढ़ा है, साथ ही साथ हमने स्वर की परिभाषा और स्वर के प्रकारों को भी विस्तृत रूप से पढ़ा है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो, यदि नहीं देखे हैं तो जरूर से प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बार बार इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि हिंदी व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को काफी हाई कर देता है, काफी ऊंचाई तक लेकर चला जाता है। इसीलिए इसे ध्यान से पढ़ना, समझ कर पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यदि आपके सिलेबस में हिंदी व्याकरण है तो हिंदी व्याकरण की हमारी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत जितने भी लेक्चर्स आएंगे सभी इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण है। आप नोट्स बना लीजिए और लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। अब विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में, जिसमें हम व्यंजन के डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ व्यंजन के प्रकारों को भी पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट डाउन करना है, स्टार्ट कर दीजिए। हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले व्यंजन। सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। क्या है डेफिनेशन? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से लिखे व बोले जाते हैं। ठीक है, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से लिखे व बोले जाते हैं और यदि ये स्वर की सहायता नहीं लेते हैं तो हलंत के माध्यम से लिखे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। एक और विशेषता है इनमें, इनके उच्चारण के समय वायु कंठ से घर्षण या अवरोध सहित बाहर निकलती है। इनके उच्चारण के समय वायु कंठ से घर्षण या अवरोध सहित बाहर निकलती है। ठीक है, बिल्कुल स्वर के अपोजिट है। स्वर क्या थे? स्वर मौलिक थे, स्वतंत्र थे। जब उनका उच्चारण किया जाता था स्वर का, तो वायु निर्बाध गति से बाहर निकलती थी, सरलता पूर्वक बाहर निकलती थी स्वर में। लेकिन व्यंजन में क्या है? व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, न ही मौलिक होते हैं। ये किसी की सहायता से लिखे वो बोले जाते हैं। और किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से लिखे वो बोले जाते हैं। और यदि ये स्वर की सहायता नहीं लेते हैं तो हलंत के माध्यम से लिखे जाते हैं। हलंत के माध्यम से अर्थात जैसे कि क एक व्यंजन है। क का निर्माण कैसे हुआ है गाइस? तो क का निर्माण हुआ है कुछ इस तरीके से, क और नीचे हलंत लगा हुआ है धन अ। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्वर की सहायता से बना हुआ क है। अ एक स्वर है, स्वर की सहायता से संपूर्ण क बना हुआ है। लेकिन यदि अ को हटा दिया जाए तो हमें क को कैसे लिखना पड़ेगा? हमें क लिखना पड़ेगा और नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। टिप करके लिख लीजिए साइड में, टिप करके साइड में लिख लीजिए। हलंत क्या है? तो हलंत एक आड़ी तिरछी रेखा है जो कि वर्ण के नीचे लगाई जाती है। हलंत क्या है? हलंत एक आड़ी तिरछी रेखा है जो कि किसी भी वर्ण के नीचे लगाई जाती है। अब जब हमें स्वर हटाना है, क में से स्वर हटाना है और क को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? हलंत लगा के लिखेंगे। और ये जो क लिखा हुआ है हलंत वाला, यह क्या कहलाता है? यह एक शुद्ध व्यंजन कहलाता है, जिसमें स्वर की सहायता नहीं ली गई है। ठीक है, हलंत वाला जो भी वर्ण लिखा जाएगा वो शुद्ध व्यंजन कहलाएगा हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में से। चाहे वो ख हो, जैसे कि यहाँ पे ये जो क, ख, ग, घ जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, ये सभी स्वर की सहायता से लिखे गए हैं। लेकिन यदि इन्हें इस तरीके से लिखा जाए, हलंत लगा के, ख को हलंत लगा के, ग को, घ को, इस तरीके से सभी इन व्यंजनों को यदि हलंत के माध्यम से लिखा जाता है तो ये शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शुद्ध निम्नलिखित में से शुद्ध व्यंजन क्या है, तो जिन वर्ण के नीचे हलंत लगा होगा वह शुद्ध व्यंजन है। और व्यंजन के अंतर्गत आना चाहिए वे वर्ण। ठीक है, स्वर नहीं होना चाहिए। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और सरल भाषा में गाइज आप ऐसे याद रख सकते हैं, ज्यादा आप डीप में मत जाइए। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वर्णमाला में अ से लगाकर ओ तक के जो वर्ण हैं वे स्वर है, आपको पता है ना। उनकी बात आज हम नहीं कर रहे हैं इस लेक्चर में। हम कहाँ से बात कर रहे हैं? हम क से लगा के ज्ञ तक के जो भी वर्ण है वर्णमाला में, उनकी बात कर रहे हैं। तो आप सिंपल से ये याद रखिए ना, ज्यादा डीप में मत जाइए, ज्यादा टफ चीजें याद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि चीजें क्या होती है समय के साथ में हम भूल जाते हैं और वो और ज्यादा कठिन होती जाती हैं। हमें क्या करना है? हमारा जो उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य एग्जाम को क्रॉस करना है, ना कि हिंदी में निपुण बनना है। हमारा जो उद्देश्य है उसे कंप्लीट करना है और उद्देश्य हमारा है एग्जाम को क्रॉस करना।
तो आप लोगों को सरल से सरल भाषा में चीज़ें याद रखनी है अपने दिमाग में, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो सीधे से याद कर लीजिए, वर्णमाला में जो व्यंजन है वो कहाँ से कहाँ तक है, क से लगाकर आपके ज्ञ तक है, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में इन्हीं की बात हो रही है। तो जब इनके नीचे हलंत लगाया जाएगा, क से लगाकर ज्ञ तक जितने भी वर्णमाला में वर्ण आते हैं उनके नीचे यदि हलंत लगाया जाएगा तो वे क्या कहलाएंगे, वे कहलाएंगे शुद्ध व्यंजन। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। साथ ही साथ एक और चीज क्या है इनमें, इनके उच्चारण के समय वायु कंठ से घर्षण करते हुए या मुख के किसी स्थान से घर्षण करते हुए या रगड़ कर बाहर निकलती है, अवरोध सहित बाहर निकलती है। कहने का अर्थ यहाँ पे निर्वात गति से या सरलता से वायु कंठ से बाहर नहीं निकलती है, अपितु कैसे निकलती है, घर्षण करते हुए या मुख के किसी भाग से रगड़ कर बाहर निकलती है व्यंजन के उच्चारण के समय। आई होप आपको अच्छे से डेफिनेशन याद भी हो गई होगी। एक और बार पढ़ लेते हैं हम। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से लिखे व बोले जाते हैं और यदि वे ये स्वर की सहायता नहीं लेते हैं तो ये हलंत के माध्यम से लिखे जाते हैं। हलंत क्या है, तो हलंत एक आड़ी तिरछी रेखा है जो कि वर्ण के नीचे लगाई जाती है, ठीक है। और हलंत के माध्यम से लिखे गए वर्ण क्या कहलाते हैं, शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण के समय वायु कंठ से घर्षण या अवरोध सहित बाहर निकलती है। यह है व्यंजन की परिभाषा। फॉर एग्जाम्पल क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ इत्यादि जितने भी हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। क से लगाकर ज्ञ तक के जितने भी वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, व्यंजन के प्रकारों को देखते हैं कि व्यंजन के प्रकार कितने हैं या फिर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है व्यंजन को। कभी कभी भेद भी लिखे आते हैं कि व्यंजन के कितने भेद हैं, तो सभी चीजें एक ही हैं। प्रकार ले लीजिए, भेद ले लीजिए, या फिर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है व्यंजन को, सारी चीजें सेम ही है। तो नेक्स्ट लिखेंगे व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या लिखेंगे, व्यंजन को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है या चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं चार प्रकार, तो नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सभी जितना भी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं व्यंजन के टॉपिक में सब कुछ पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, और चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो ये चार प्रकार है व्यंजन के। कौन कौन से हो गए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इन चार भागों में वर्गीकृत किया गया है व्यंजन को। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नोट डाउन कर लीजिए चारों प्रकार पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्यंजनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से भाग है ये नाम भी याद होना चाहिए। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इन चार भागों में डिवाइड किया गया है व्यंजन को। आइए एक एक भाग को हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए पढ़ेंगे और इनके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए स्पर्श व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। एक और बार ध्यान से सुनेंगे। हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। चलिए यहां पर लिख लेते हैं हम। वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। मुख के कौन कौन से भाग हो जाएंगे? तो आपका हो जाएगा कंठ, हो जाएगा तालु, हो जाएगा मूर्धा, हो जाएगा दांत, हो जाएंगे होठ, हो जाएंगे। इन भागों को जिह्वा स्पर्श करती है जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। देखेंगे आगे कौन कौन से व्यंजन है जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन लिख ली हमने स्पर्श व्यंजन की क्या है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 25 है। ठीक है, इन व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या यहाँ स्पष्ट लिखेंगे, मैंने केवल इतना लिखा है, आप लिखेंगे इन व्यंजनों की संख्या 25 है जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 5 वर्गों में बांटा गया है। अभी लिख लीजिए, आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है हमने? इन व्यंजनों की संख्या 25 है जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम वर्ण के पहले अक्षर के आधार पर रखा गया है। आगे लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का नाम वर्ण के पहले अक्षर या फिर वर्ण के पहले अक्षर के आधार पर रखा गया है। ये लिखेंगे आप। ओके, चलिए टेबल बना लेते हैं, देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, जैसा मैं बना रही हूँ वैसा आप अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में बनाते चलिए। चूंकि 25 व्यंजन है, आप सोच सकते हैं कि कितने क्वेश्चन बन। उच्चारण, स्थान, ध्वनि, ध्वनि का नाम, ये सारे ब्लॉक बना लेंगे आप। वर्ग का नाम, और लास्ट है स्पर्श व्यंजन। उच्चारण स्थान, तो कौन कौन से हैं उच्चारण स्थान जिनसे जिह्वा स्पर्श करती है? तो मुख के वे भाग हैं कंठ, तालु, मूर्धा, सारे नाम लिखते चलेंगे, दंत, ब्रैकेट में दांत, और ओष्ठ, मतलब हो जाएगा होठ।
ठीक है, तो ये वे भाग है जिनसे जीवा स्पर्श करती है। अब जब वर्ण उच्चारित होता है इनके स्पर्श से तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इन ध्वनि का नाम उच्चारण स्थान के आधार पर ही रखा गया है। कंठ से निकली हुई ध्वनि क्या हो जाएगी? कंठई, कंठई। तालु से तालव्य, मूर्धा से मूर्धन्य, दंत से हो जाएगा दंतई, दंतई, और ओष्ठ से हो जाएगा ओष्ठई। ठीक है, ओष्ठई। नहीं समझ में आ रहा है गाइस तो अभी आप नोट डाउन कीजिए, आपको जब ये पूरा टेबल बन जाएगा तो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, हम डिस्कस भी कर लेंगे थोड़ा सा। तो कंठ से निकली हुई ध्वनि कंठई, तालु से निकली हुई तालव्य, मूर्धा से निकली हुई मूर्धन्य, दांतों से के स्पर्श से निकली हुई ध्वनि दंतई, और ओष्ठ से ओष्ठई। वर्ग का नाम, तो वर्ग यहाँ पे आ जाएगा क वर्ग पहले आएगा। कंठ से निकलने वाले वर्ण क वर्ग के अंतर्गत हो जाएंगे। फिर च वर्ग, मूर्धन्य ट वर्ग, दंतई त वर्ग, और ओष्ठई से प वर्ग। ठीक है, ये वर्गों के नाम हो गए। अब यहाँ पे हम स्पर्श व्यंजन लिख लेते हैं। जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं जो जिनकी संख्या 25 है उनके सभी के नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क वर्ग में क, ख, हलंत लगा रहे हैं मतलब यहाँ पे शुद्ध व्यंजन लिखे जा रहे हैं। ख, ग, घ, अंग, च, छ, ये च वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं। छ, ज, झ, य, ट, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ। इन्हें बिना हलंत के भी लिखे जा सकते हैं गाइस, है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि हलंत लगा के लिखें। ण, त, थ, द, ध, न। ये जो त वाली लाइन है त वर्ग की। अब प वर्ग की लाइन लिख लेते हैं। प, फ, ब, भ और म। तो ये हो गए आपके 25 स्पर्श व्यंजन। काउंट कर लीजिए, पूरे 25 है ये। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो स्पर्श व्यंजन है, प्रत्येक लाइन जो है उसका जो पहला वर्ण है उसके आधार पर वर्ग का नाम दिया गया है। जैसे क से अंग तक की लाइन है तो उसमें क वर्ग दे दिया। च वाली जो लाइन है पूरी यहाँ तक तो च वर्ग दे दिया। ट वाली जो लाइन है अण तक इसे ट वर्ग नाम दे दिया। त, थ, द, ध, न इस पूरी लाइन को त वर्ग दे दिया नाम। और प, फ, ब, भ, म ये जितने भी वर्ण 5 वर्ण आए इसमें प वर्ग नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क वर्ग में कौन सी ध्वनि उच्चारित होती है? तो कंठई ध्वनि उच्चारित होती है, आपको पता होना चाहिए। प वर्ग में कौन सी ध्वनि उच्चारित होती है, किस ध्वनि का नाम क्या है? तो ओष्ठई आपको पता होना चाहिए। ट वर्ग के अंतर्गत मूर्धन्य, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है। उच्चारण स्थान पता होना चाहिए। कंठ आप लोगों को पता है ये कंठ है। तालु, उसके ऊपर तालु आता है। तालु के बाद में मूर्धा आता है। मूर्धा कहाँ कौन सा स्थान होता है? खास कंफ्यूजन यहीं पे होता है। तो दांत और तालु के मध्य का जो स्थान है ऊपर की साइड, दांत और तालु के मध्य का जो स्थान है ऊपर, उसे मूर्धा कहते हैं। आप जब ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, ण बोलेंगे ना तो आपकी जो जिह्वा है जिस स्थान को स्पर्श कर रही है वही स्थान मूर्धा है। फिर दंत आप लोगों को पता है दांत, और ओष्ठ मतलब होठ हो गए। ठीक है, यहाँ पे स्पर्श करती है। अब चीजें क्लियर हो गई होगी। ये सब कुछ पता तो चल गया होगा, आपको इजी भी लग रहा होगा, सरल भी लग रहा होगा, लेकिन इसे याद रखना जरूरी है ना। तो अच्छे से टेबल को बना लीजिए, याद कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि च वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं इनका जो उच्चारण होता है वो किस स्थान से होता है? तो तालु से होता है। और उनके उच्चारण के समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि कौन सी कहलाती है? तालव्य ध्वनि कहलाती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन गाइस। अब चलते हैं अगले प्रकार की ओर जो कि है अंतस्थ व्यंजन।
मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है दोस्तों, तो हो सकता है कि उच्चारण में जब मैं शब्दों को बोल रही हूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में ना आए, लेकिन सारी चीज़ें व्हाइट बोर्ड पे लिखी जा रही है इसीलिए क्योंकि उच्चारण में थोड़ा सा मुझे तकलीफ हो रही है जुकाम के कारण। तो आप सही से सारी चीज़ों को लिखेंगे क्योंकि हिंदी व्याकरण में हर चीज़ को सही से समझना, सही से लिखना काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि यहीं पे मार्क्स कटते हैं हमारे, यहीं पे हमारे नंबर कट हो जाते हैं थोड़ी सी चूक के कारण। अब अगला लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये सेकंड प्रकार है ना, पहला स्पर्श व्यंजन था, ये दूसरा है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय वायु मुख में घुमड़कर बाहर निकलती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर से सुनेंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय वायु मुख में घुमड़कर बाहर निकलती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। लिख लेंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से या मुख में घुमड़कर बाहर निकलती है क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे लिखेंगे, तो ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल और व, ये है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन? तो य, र, ल, व, ये है अंतस्थ व्यंजन। ये सभी पूछा जाता है गाइस एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की डेफिनेशन भी ध्यान से सुनेंगे, लर्न कर लेंगे। वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से में घुमड़कर बाहर निकलती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? तो य, र, ल और व, ये जो 4 व्यंजन है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। दिमाग में फिट कर लीजिए ये बात, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं ऊष्म व्यंजन। आगे ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय वायु मुख के किसी न किसी भाग पर घर्षण करते हुए या रगड़ कर बाहर निकलती है। ठीक है, जिनके उच्चारण के समय वायु मुख के किसी न किसी भाग पर घर्षण करते हुए या रगड़ कर निकलती है तो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय वायु मुख के किसी न किसी भाग से घर्षण या रगड़कर बाहर निकलती। ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वायु कैसे निकलती है? कि मुख के किसी न किसी भाग से घर्षण करते हुए या रगड़कर बाहर निकलती है। ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। इनकी संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन? तो हिंदी वर्णमाला में श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, समझ में आ गया? याद रखेंगे ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। और कौन कौन से ऊष्म व्यंजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऊष्म व्यंजन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्म व्यंजन है? तो श, स,
ह, ये सभी क्या है, ये ऊष्म व्यंजन। देखिए गाइस, मुख के किसी न किसी भाग से घर्षण करते हुए या रगड़ खाते हुए वायु बाहर निकलती है, तो आप इनका उच्चारण कीजिए, आपको ही पता चल जाएगा। श, मतलब एक उच्चारण के समय हवा कैसे निकल रही है, घर्षण करते हुए निकल रही है, रगड़ कर निकल रही है ना, सरलता पूर्वक नहीं निकल रही है, कुछ ना कुछ विशेषता है जब वायु मुख से बाहर निकल रही है। तो ये हो गए आपके ऊष्म व्यंजन के उदाहरण श, श, स और ह। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रकार की ओर, जो कि है संयुक्त व्यंजन। हेडिंग डाल लीजिए संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, वे वर्ण या वे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या लिखेंगे, वे वर्ण जिनका निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जो दो व्यंजनों के मेल से बने हों, बने हों संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है गाइस, संयुक्त है मतलब दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन लिखेंगे अक्ष, त्र, ज्ञ और एक है श्र। ये है 4 संयुक्त व्यंजन। नाम याद रखेंगे, कौन कौन से व्यंजन है याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 हैं संयुक्त व्यंजन। कैसे बने हुए हैं, कौन कौन से दो ऐसे व्यंजन हैं जिनके मेल से इनका निर्माण हुआ है, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसे भी ध्यान से नोट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे। अक्ष का निर्माण क और श से हुआ है, ठीक है, षट्कोण का क और श से हुआ है अक्ष का निर्माण, क्षत्रिय वाले अक्ष का। त्र का निर्माण त और र से हुआ है, ठीक है। ज्ञ का निर्माण ज और य से हुआ है, और श्र का निर्माण श और र से हुआ है, ठीक है। इनका निर्माण इन दो व्यंजनों के मेल से हुआ है। क्ष का क और श से, त्र का त और र से, ज्ञ का ज और य से। य किस में आता है, च वर्ग वाली लाइन में, च, छ, ज, झ और य। श्र का श और र से हुआ है। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्या था संयुक्त व्यंजन, वे वर्ण जो दो व्यंजनों के मेल से बने हो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये सभी जो वर्ण है ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनका निर्माण दो व्यंजनों से हुआ है। हमने यहाँ पे व्यंजन भी देख लिए कि किन दो व्यंजनों से इनके निर्माण हुए हैं। चलिए, ये तो हो गए आपके व्यंजन के चारों प्रकार। एक और व्यंजन का नाम लिया जाता है जो कि है द्विगुण व्यंजन। वैसे तो इसके नाम के पीछे इसे कहा जाता है द्विगुण व्यंजन या रूढ़ व्यंजन, लेकिन इन्हें व्यंजनों में नहीं रखा जाता है। फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं द्विगुण व्यंजन। लेकिन ये व्यंजन के प्रकार नहीं है, व्यंजन के प्रकार खत्म हो गए, हमने पढ़ लिए चारों व्यंजन के प्रकार। कौन कौन से थे, स्पर्श व्यंजन था, अंतस्थ व्यंजन था, ऊष्म व्यंजन था और संयुक्त व्यंजन। अब हम पढ़ रहे हैं एक डिफरेंट द्विगुण व्यंजन। तो कुछ विशेषता है इसकी, लिख लीजिए उनके बारे में। द्विगुण व्यंजन, ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे। द्विगुण व्यंजन ट वर्ग के ड और ढ से बने हैं, ठीक है।
देवनागरी लिपि के साथ में ही ये प्रचलन में आए हैं। ये सारी चीजें लिखेंगे इनके बारे में। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि के साथ ही द्विगुण व्यंजन प्रचलन में आए हैं, किंतु इन्हें व्यंजन में स्थान नहीं दिया गया है। व्यंजन में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे देवनागरी लिपि में वर्ड लिखे जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं जिनमें द्विगुण व्यंजन का उपयोग होता है, इसीलिए ये प्रचलन में है। द्विगुण व्यंजन की संख्या, इनका एक और नाम रूढ़ व्यंजन है, ये भी लिख लीजिए। इसका एक अन्य नाम रूढ़ व्यंजन भी है। रूढ़ व्यंजन, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि द्विगुण व्यंजन के स्थान पर रूढ़ व्यंजन आ जाता है तो ये भी इसी की बात हो रही है, रूढ़ व्यंजन भी है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 2 है। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 2 है। कौन कौन से हैं द्विगुण व्यंजन? तो वे हैं ड और ढ, जो ट वर्ग के हैं। इनके नीचे यदि बिंदु दी जाए, ये बिंदु जो लगा दी जाए इनके नीचे, तो ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं द्विगुण व्यंजन या फिर रूढ़ व्यंजन बन जाते हैं। इसीलिए मैंने पहली लाइन लिखवाई है कि ट वर्ग के ड और ढ से ये बने हैं। तो ड और ढ है, लेकिन इनके नीचे यदि बिंदु लगा दी जाए तो इनके उच्चारण में भी परिवर्तन आ जाता है, साथ ही साथ इनका उपयोग भी अलग हो जाता है ना। अब जब बिंदु लगा दिए तो इन्हें उच्चारित कैसे करेंगे? ड़ और ड़। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए सड़क, ठीक है। सड़क में ये जो ड़ आया है ये कौन सा है? ये आपका द्विगुण व्यंजन है। या फिर लिख लीजिए लड़का, 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 इस शब्द में भी ड़ जो आया है ये द्विगुण व्यंजन है। एक और लिखिए एग्जाम्पल पढ़ना, पढ़ना में ये जो ड़ आया है ये भी क्या है? ये भी एक द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। ये भी क्या है? ये द्विगुण व्यंजन है। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्विगुण व्यंजन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए ये हो गया द्विगुण व्यंजन। एक और लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो आपका व्यंजन सारा खत्म हो गया है गाइस। एक और चीज लिखेंगे आप, कुछ इनसे ही व्यंजन से ही जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, उन्हें लिख लेंगे, ठीक है। तो फैक्ट करके या फिर टिप करके आप लिख लीजिए। फैक्ट, स्पर्श व्यंजन में जो वर्ण आते हैं, जो वर्ग हमने डिवाइड किए थे, क वर्ग, च वर्ग, छ, जो भी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन वर्गों में जो अंतिम जो वर्ण होते हैं, है ना, स्पर्श व्यंजन लिखेंगे इस तरीके से। स्पर्श व्यंजन के वर्गों के अंतिम वर्ण, जैसे क वर्ग में अंग अंतिम में आता है, च वर्ग में इ आता है अंतिम में, आपके ट वर्ग में ण आता है, त वर्ग में न आता है और प वर्ग में म आता है। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अनुनासिक कहलाते हैं। तो अंतिम वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक। अब अनुनासिक क्या होता है ये हम अगले लेक्चर में जब हम आयोग पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अभी आप इतना लिख लीजिए कि क्या कहलाते हैं? ये अनुनासिक कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि अंग ये क्या है? ये एक अनुनासिक है। न क्या है? ये एक अनुनासिक है, ठीक है।
कहलाते हैं। इनमें से एक और पॉइंट लिखेंगे, इनमें अंग या इ और ण, इन 3 अनुनासिक वर्णों या व्यंजनों से, वर्णों ब्रैकेट में व्यंजन कर लेंगे, व्यंजन से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। कभी देखा है आपने इन शब्दों से, इन वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत हुई है? कभी भी ऐसा नहीं होगा, है ना। शुरुआत में कभी भी कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो अंग से स्टार्ट होगा या य से स्टार्ट होगा या ण से स्टार्ट होगा। किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे 2, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब थोड़ा सा हम व्यंजनों की संख्या पर डिस्कस कर लेते हैं। टोटल हमने प्रकार देखे, कौन कौन से प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन देखा, संयुक्त व्यंजन देखा। अब इनके जो टोटल संख्या है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं इनसे संबंधित। और हमने क्या बताया है, जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो उसमें 39 व्यंजन बताए, 39 व्यंजन, और किस तरीके से 39 हुए वे भी देख लीजिए। और एग्जाम में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं और आप कैसे टिक करना है उन पर राइट आंसर पे, वो देख लेते हैं। तो गाइस, सामान्यतः व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है ना। लिखेंगे सामान्यतः, सामान्यतः व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है, 33 मानी गई है ना। कई बार आपको ऑप्शन में 33 आ सकता है, तो आपको 33 पे भी मार्क करना होगा। लेकिन हमने 39 बताई है, कैसे हुई है 39 वो भी देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या प्रकार देखा? स्पर्श व्यंजन देखा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, एक और हमने देखा द्विगुण व्यंजन। हमने ये भी पढ़ा कि इन्हें व्यंजनों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इनके प्रचलन, जिस तरीके से इनका प्रचलन हो रहा है, इन वर्णों का यूज हो रहा है गाइस, कई किताबों में इन्हें भी व्यंजन में जोड़ा जाता है, व्यंजन। लेकिन यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा ऐसा प्रकार है जिसे व्यंजन में नहीं जोड़ा गया है, तो वह द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी? 25, अंतस्थ व्यंजन की 4, ऊष्म व्यंजन की 4, संयुक्त व्यंजन की 4 और द्विगुण व्यंजन की 2। इन सभी का टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 39। ठीक है, अब 33 कैसे हैं? तो 33 ऐसे है गाइस कि प्योर जो माने गए हैं इनको माना गया है, इन तीनों को। तो 25 और ये 4 और 4 8। ठीक है, इनका टोटल करते हैं तो आपको 33 मिलता है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो इन्हें शुद्ध व्यंजन माना गया है, इसीलिए 33 पूछा जाता है, इसीलिए 33 पहले कहा जाता था। संयुक्त व्यंजन को भी नहीं माना जाता था, ऐड किया जाता था। क्यों? क्योंकि कहा जाता था कि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसीलिए ये शुद्ध व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो व्यंजन है उनके मेल से बन रहा है। इसीलिए क्या कहा गया? सामान्यतः व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। लेकिन इनके जो उपयोग, इनका जो प्रचलन है, उस आधार पर व्यंजनों की संख्या क्या हो जाती है? 39 हो जाती है। तो ऐसे आप याद रखेंगे इन चीज़ों को, है ना। देखिए गाइस, हमें बहुत ज़्यादा डिप में भी नहीं जाना है, हमें हिंदी में निपुण नहीं बनना है कि हिंदी भाषा में हमें निपुण बनना है। हमें अपनी एग्जाम को क्रॉस करना है। आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य एग्जाम को क्रॉस करना। तो जितने भी फैक्ट हैं आपको याद रखने होंगे, दिमाग में समझना होगा कि एग्जामिनर किस तरीके से हमें घुमा सकता है, घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, हमें राइट आंसर पर पहुंचना है। तो ये सारे फैक्ट आपको मदद करेंगे राइट आंसर पर पहुंचने में। अब गाइस, लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड
यहाँ पे जितने भी लेक्चर हैं सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बाय बाय।